Hello everyone, and I would like to invite my YouTube channel Rainbow Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss गुप्त पीरियड। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है गुप्त पीरियड के बारे में, तो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट आज गुप्त पीरियड। जैसे कि आपको ये जो आयरन पिलर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये क्या है? आयरन पिलर है। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट जो गुप्तकालीन इमारत है जो आपको आयरन पिलर नज़र आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बता दूं मैं आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी, मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने पूछे थे, इसमें मैंने बताया था, मैंने आपसे पूछे थे क्वेश्चन कि गुप्त काल का जो बनाई हुई जो आयरन पिलर जो आपको नज़र आ रहा है लोअर सम, मैंने इसमें से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे थे। मैंने क्वेश्चन कहा था कि आयरन पिलर जो है किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, और ये जो है कहाँ मौजूद है, कौन? आयरन पिलर। ठीक है ना, और इस जिसने बनवाया था उसने कौन कौन सी जो है उपाधि धारण की थी। ये सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट मैंने पूछे थे, तो मैंने पाया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जिसके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे बच्चों, तो इससे ये पता चलता है कि आपने एग्ज़ाम को लेकर कितने सीरियस हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है 2022 टीजीटी हिस्ट्री की बात कह लीजिए या फिर पीजीटी हिस्ट्री की बात आप कर लीजिए, तो आप एक को जैसे पता है कि एग्ज़ाम होने का जो नोटिफिकेशन है, जो डेट है एग्ज़ाम की आने ही वाली है, और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि आ भी चुकी है। तो मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बना दूँगी और बता दूँगी आपको किस तरीके से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपने एडमिट कार्ड को। ठीक है ना, और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी इस बारे में वीडियो बनाऊँगी इसके लिए शॉर्ट। ठीक है, तो मैंने ये सभी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम को लेकर के हम कितने ज़्यादा जागरूक हैं, कितने अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, तो ये सभी बातें पता चलती हैं आपके कमेंट बॉक्स से जो आपने आंसर किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, आयरन पिलर को हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहें तो आयरन पिलर को डिस्कस जो मैंने करवाया है इसके बारे में मैंने जो कुछ बताया, और यहाँ पर बात करें जैसे कि आपको नज़र आ रही है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये जो है मध्यकालीन इमारत है, मिडिवल हिस्ट्री की है। वहीं पर गुप्तकालीन जो क्या बोलते हैं इमारत है जो गुप्त पीरियड की जो है वो कौन सी है? आयरन पिलर। ओके, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं आयरन पिलर की, इसके बाद में हम जब गुप्त काल के बाद में आगे जब मिडिवल हिस्ट्री बढ़ी तब हम इन कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे जो मध्यकालीन इमारतों में शामिल है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टूडेंट उसको मैं लेकर के आई हूँ। तो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हमारा क्वेश्चन की सीरीज 10 ही है, और कौन सा चलेगा? 71 क्वेश्चन चलेगा। ओके, 71 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 71 क्वेश्चन क्या है? काफ़ी अच्छा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर किए हैं। चलिए क्वेश्चन 71 को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए 71। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। ओके, 71 क्वेश्चन देखिए। मैं यहाँ पर ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये भी आयरन पिलर है, लेकिन ये क्या है आपको कुतुब मीनार के सामने नज़र नहीं आ रहा, जबकि कुतुब मीनार के ही एरिया में आयरन पिलर है। लेकिन इसलिए मैं जो हूँ बार बार उस इमेजेस को आपके सामने लेकर के आती हूँ, जिससे आपको माइंड के अंदर सेट हो जाए कि ये मेहरौली में है। सॉरी, कुतुब मीनार जो है स्टूडेंट उसके पास में ही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 को। आपकी स्क्रीन पर है 71 क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 71 क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट 71 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, किसके बारे में पूछा गया? मुद्रा राक्षस के बारे में। देखिए क्वेश्चन 71 पढ़ेंगे। मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखा गया? पहले लिखा हुआ विष्णुगुप्त, बी में लिखा हुआ बाणभट्ट, और सी में लिखा हुआ विशाखदत्त, और डी में लिखा हुआ भारवी। क्या लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ भारवी। तो बात करें यहाँ पे किसकी? मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस का राइट आंसर क्या है? विशाखदत्त। क्या स्टूडेंट? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ने लिखी थी, और किसके बारे में बताती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किसके मिलती है? विशाखदत्त द्वारा लिखी गई क्या? मुद्रा राक्षस। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त की एक और रचना था जिसका नाम क्या था? बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था। देवी चंद्रगुप्तम। क्या स्टूडेंट? देवी चंद्रगुप्तम क्या थी? एक रचना थी जो किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी। ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लेंगे। मैंने आपको क्या बताया? मुद्रा राक्षस जो किसके द्वारा? विशाखदत्त द्वारा लिखी गई रचना है। विशाखदत्त ने जो रचना लिखी थी मुद्रा राक्षस में जो है किसका जिक्र है? मुद्रा राक्षस में जो है राजा का जिक्र है। कौन से? तो इनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है मुद्रा राक्षस से मिलती है, जो किसके द्वारा रचित है? विशाखदत्त के द्वारा। ओके,
आगे बात की जाए किसके बारे में, देवीचंद्र गुप्तम की, तो देवीचंद्र गुप्तम जो रचना है ये भी विशाख दत्त के द्वारा रचित है। ओके, ये 2 रचनाएं हैं जो किसके द्वारा, विशाख दत्त द्वारा रचित है। ओके, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। 71 की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की, अभी हमने समझा। इस क्या लिखा स्टूडेंट, इस ग्रंथ से जो है मौर्य इतिहास, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए क्या लिखा हुआ, इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, इस ग्रंथ से जो है मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया, वृषल कहा गया, कुलहीन कहा गया यानी कि बिना कुल के। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर जो एक टीका भी लिखी थी। मुद्रा राक्षस ने क्या लिखी थी स्टूडेंट, सॉरी, मुद्रा राक्षस पर टीका किसके द्वारा लिखी गई थी, ढूंढी राज के द्वारा मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी गई थी। और मुद्रा राक्षस जो है स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त के द्वारा। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पर, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। इसके साथ मैंने आपको बताया देवीचंद्र गुप्तम, क्या बताया मैंने आपको, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, देवीचंद्र गुप्तम। ओके, देवीचंद्र गुप्तम की रचना भी जो है किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया, वृषल कहा गया, कुलहीन कहा गया। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर जो है क्या लिखा है, टीका, क्या लिखा है स्टूडेंट, टीका लिखा है। किसने स्टूडेंट, ढूंढी राज ने जो है, देखिए बात दोबारा से देती हूँ, ढूंढी राज, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है ना, लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ढूंढी राज ने जो मुद्रा राक्षस पर क्या लिखा, टीका लिखा है, टीका लिखा है। ओके, आगे चलते क्वेश्चन 72 जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 72 में देखिए क्या लिखा हुआ है, चलते 72 क्वेश्चन पर। 72 क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है 72। ओके, कौन सा स्टूडेंट, 72, क्या स्टूडेंट 72, ठीक है। बात करेंगे 72 के राइट आंसर की, तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं 72 के आंसर को। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक जो है विकास हुआ, गुप्त काल में सबसे अधिक कहा जाए किस धर्म का विकास हुआ, तो पहला क्या लिखा हुआ, बौद्ध धर्म, बी में लिखा हुआ जैन धर्म, सी में लिखा पौराणिक धर्म और डी में लिखा यवनों का धर्म। ठीक है, अगर राइट आंसर पे हम चलें और राइट आंसर को देखें तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, देखते हैं इसका एक बार राइट आंसर स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 72 का, तो वो क्या है, पौराणिक धर्म। क्या स्टूडेंट, पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म जो है गुप्त काल में जो है सबसे अधिक विकास की सीमा पर रहा, सबसे ज़्यादा कैसा रहा, उसका डेवलप हो पाया। क्यों हो पाया, क्योंकि ये जो पौराणिक धर्म जो था, कहा जाता है पौराणिक धर्म जो वैदिक धर्म और अवैदिक धर्म था, इसके साथ साथ जनसाधारण जो नॉर्मल जो जनता जो थी उनके धार्मिक विश्वासों को मिला करके एक धर्म बनाया गया जिसको पौराणिक धर्म कहा गया। क्या था इसके अंदर, एक तो वैदिक और अवैदिक, वैदिक अवैदिक, और जो जनसाधारण की जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका प्रोस्पेक्टिव जो था, उनका पर्सपेक्टिव जो था स्टूडेंट किसका, गुप्त काल की जो जनता थी उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी जो दृष्टिकोण था, उनको मिला करके एक धर्म बना जिसका नाम रखा गया पौराणिक धर्म। क्या रखा गया नाम, पौराणिक धर्म रखा गया। दोबारा समझ लेंगे, गुप्त काल में सबसे अधिक विकसित जो विकासशील जो था एक तरह से धर्म था वो कौन सा था, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, तो वो कौन सा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या फिर यवनों का धर्म। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर जैसे कि क्या है, पौराणिक धर्म। क्या उसमें पौराणिक धर्म, मैंने बताया पौराणिक धर्म जो है वह धर्म है जो वैदिक और अवैदिक धर्म था। इसके साथ साथ गुप्तकालीन जो जनता थी, जो नॉर्मल पीपल पर्सन थे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो परसेप्शन था, उनका जो दृष्टिकोण था, उस सबको मिला करके एक धर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया पौराणिक धर्म। ओके, 72 का राइट आंसर है सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर समझेंगे 73 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले इन्होंने दी एक्सप्लेनेशन, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को भी जो है समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए एक बार,
72 की एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे एक बार। क्या लिखा हुआ है, हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार। क्या लिखा है स्टूडेंट, हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार जो है पुराणों के माध्यम से जो है संभव हो सका। पौराणिक धर्म में वैदिक अवैदिक जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों का क्या हुआ, समन्वय मिलता है। शिव विष्णु आदि वैदिक देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें नवीन रूप प्रदान किया। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की उन्नति हुई। गुप्त शासकों ने परम भागवत की जो है उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की किसने, गुप्त शासकों ने। पर उनका जो दृष्टिकोण था पूर्णतः धर्म सहिष्णु था। कैसा था स्टूडेंट, धर्म सहिष्णु था। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को जो है क्या किया था, शिक्षक नियुक्त किया था। उन्होंने क्या बनाया था, उनको आचार्य बनाया था या फिर चाणक्य बनाया था। चाणक्य मीन्स क्या होता है, टीचर। ओके। समुद्रगुप्त द्वितीय ने शैव वीरसेन तथा बौद्ध आम्रकार्धव को जो है अपना प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शैव वीरसेन जो थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। वहीं बौद्ध आम्रकार्धव जो थे वो क्या थे, सेनापति थे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये जो चीज़ है, एक एक पॉइंट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर जो है इसी में से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के द्वारा हुआ, ये संभव हो पाई है, पता चल गया। अब पौराणिक धर्म था, उसमें क्या क्या सम्मिलित थी पौराणिक धर्म में, एक तो वैदिक अवैदिक जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों का समन्वय मिलता है, जिसको कहा जाता है पौराणिक धर्म। ओके। शिव विष्णु आदि वैदिक देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें जो है नवीन रूप प्रदान किया। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की उन्नति हुई। गुप्त शासकों ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। और आपको बताना है क्वेश्चन की परम भागवत की जो उपाधि जो धारण किसने की थी, तो आपको बताना है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। परंतु उनका दृष्टिकोण जो था पूर्णता जो क्या था, धर्म सहिष्णु था, एकदम क्या था, टॉलरेंट था। ठीक है। धर्म सहिष्णु था मतलब किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि सभी धर्मों को मानने वाले थे। ठीक है। यानी कि बात की जाए वैदिक की अवैदिक की और जनता के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको भी मानने वाले थे ये शासक, तो इनको इसलिए टॉलरेंट कहा गया है, सहिष्णु का है, धर्म सहिष्णु। ओके। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान जिनका नाम था वसुबंधु, उनको शिक्षक नियुक्त किया। बात किया चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शैव वीरसेन को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। वहीं बौद्ध आम्रकार्धव जो थे एक, उनको क्या बनाया था, सेनापति बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेरा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपने सुन ही लिया होगा, मेरा क्वेश्चन था चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने उपाधि धारण की थी कि उस उपाधि का नाम क्या था, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो राइट आंसर मैं बता ही चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसको एक बार हम लिख लेंगे, बता देती हूँ मैं आपको। उन्होंने जो है देवराज, ठीक है, दोबारा कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, देवराज, देवगुप्त, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, देवश्री। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके साथ परम भागवत की भी उपाधि धारण की। ठीक है। एक बार और देख लेंगे स्टूडेंट, देखिए कि हमने इस यहाँ पर क्वेश्चन आया किसके बारे में, परम भागवत के बारे में लिखा। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। तो मेरा क्वेश्चन था स्टूडेंट कि परम भागवत जो है किसने उपाधि धारण की, गुप्तकालीन कौन सा शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो उसका आंसर स्टूडेंट क्या था, गुप्त शासक। और गुप्त शासकों में कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की जाए तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ एक बार आपको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है कौन कौन सी उपाधि धारण की,
पहला इनके कई सारे उपाधि धारण की थी, बताया मैंने आपको। देवराज, देवगुप्त, देवश्री इनको जाना जाता था। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने तब धारण की थी जब इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ इन्होंने जब शकों को पराजित किया था और तभी इन्होंने जो है आयरन पिलर बनवाया था। ओके, इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, शकों को पराजित करने की खुशी में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, जो लौह स्तंभ जो था, लौह स्तंभ बनवाया था। ठीक है, इसके साथ इन्होंने विक्रमादित्य नाम की उपाधि भी धारण की थी। तीन तीन चीज़ें थी, ये जो चांदी के सिक्के चलाए थे, क्या स्टूडेंट, चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने, और लौह स्तंभ जो है बनवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने विक्रमादित्य नाम की जो है उपाधि धारण की थी। ओके, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार डिस्कस करवाने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे समझते हैं क्या कहा गया है 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने धर्मराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 73। ओके, धर्मराज की उपाधि धारण की थी किसने, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो क्या है। ठीक है, 73 का राइट आंसर से पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, परवरसेन प्रथम। बी में क्या लिखा हुआ, समुद्रगुप्त। सी में लिखा हुआ सर्वतात, और डी में लिखा हुआ पुष्यमित्र। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, पुष्यमित्र। तो राइट आंसर पे आते हैं यहाँ पे 73 के राइट आंसर पे। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, राइट आंसर है परवरसेन प्रथम। क्या स्टूडेंट, परवरसेन प्रथम जो थे शासक थे, जो जिन्होंने क्या करा था, उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था, धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, सातवाहनों की पतनावस्था का लाभ उठाकर विद्य शक्ति नामक एक ब्राह्मण था जो महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र के नंदीवर्धन को केंद्र बनाकर वाकाटक वंश की स्थापना की थी, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। इस वंश का जो पहला प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, परवरसेन प्रथम था। वाकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी स्टूडेंट, सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसकी अन्य उपाधि जो थी वो कौन सी थी, धर्म महाराज। क्या स्टूडेंट, धर्म महाराज थी। परवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेघ और 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। ठीक है, एक बार देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको समझाने योग्य है। ठीक है, तो हम एक बार देखेंगे। मैंने आपको बताया था इंडिया का मैप, ठीक है भाई। देखिए मुझे इंडिया बनाना नहीं आता है, चलिए दोबारा से देखते हैं भाई। इंडिया का मैप मुझे बनाना थोड़ा सा नहीं आता है। ठीक है, ये वाला ईस्ट एरिया हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया साउथ। ठीक है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था किसके बारे में, सम्राटों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व का राजा था उसे क्या कहा जाता था, सम्राट। पश्चिम का था उसे क्या कहा था, स्वैराट। नॉर्थ का जो था वो क्या था, विराट। दक्षिण का क्या था, भोज। और जो मध्य का जो था, मध्य भारत का, उसे क्या कहता था, राजा। क्या कहता था, राजा। और जो चारों दिशाओं को विजिट कर लिया करता था उसको क्या कहा जाता था, बताइए। जो चारों दिशाओं को क्या कर लेता था, विजिट कर लेता था एरिया को, जो चारों
दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था एकराट। एकराट, ठीक है, क्या कहा था स्टूडेंट? एकराट। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है एकराट की भी उपाधि धारण की थी। क्या स्टूडेंट? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है एकराट की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी धर्म महाराज के बारे में। धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो हमने पढ़ा था कि प्रवरसेन ने धारण की थी। प्रवरसेन जो था बकाटक वंश का जो थे शासक था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख ली, एक बार दोबारा देख लीजिए। पूर्व का जो शासक सम्राट कहलाएगा, पश्चिम का स्वैराट, वहीं बात की जाए उत्तर की तो कहलाएगा विराट, और दक्षिण की बात की जाए तो कहलाएगा भोज, और उत्तर भारत की बात की जाए तो कहलाएगा राजा। इसके साथ यदि जो चारों दिशाओं को विजिट कर लेता है वो क्या कहलाता है? एकराट। क्या स्टूडेंट? एकराट कहलाता है। मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय को ने एकराट की उपाधि धारण भी की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? ये जो धर्मराज महाराज, किसी ने महाराज की उपाधि धारण की, किसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की, किसी ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे इनकी जो उपाधियाँ थी जो इन्होंने धारण की थी, जो जब एक्सप्लेन होने के साथ कई सारी जब मिक्स हो जाती है माइंड में, तो मिक्स ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको दोबारा से एक बार समझ लेंगे किस किस ने गुप्त काल में कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो देखिए एक बार, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम समझेंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको? श्रीगुप्त। और जो प्रयाग प्रशस्ति जो था उसमें इनके पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन के द्वारा लिखा गया, जिसमें इनका नाम सबसे ऊपर था, इसलिए इनको गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन था स्टूडेंट? वो मैंने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके, श्रीगुप्त के शासनकाल की बात की जाए तो शासनकाल इनका कितना था? 240 से कितना था? 80, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने भी जो है उपाधि धारण की थी। सॉरी, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इनके पुत्र थे जिनका नाम था घटोत्कच। क्या था स्टूडेंट? घटोत्कच था। तो घटोत्कच ने उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम क्या था? महाराज। महाराज की उपाधि धारण किसने की थी? इनके पुत्र थे, श्रीगुप्त का नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच किसके पिता थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे। उनके बाद में आते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम पर। चंद्रगुप्त प्रथम, ओके। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? मैंने आपको बताया था महाराजाधिराज। देखिए भाई, यहाँ पर राज नहीं, यहाँ पर मैं राज यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। महाराज धीराज, दोबारा देती हूँ सही से। महाराज धीराज। महाराज धीराज की जो है उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की बात की तो मैंने आपको बताया था 319 से कितना बताया था मैंने आपको? 35। और 319 से ही गुप्त वंश में कैलेंडर गुप्तकालीन शुरू हुआ था। गुप्त संवत की स्टार्टिंग में बताई थी। 319 से जो है किसने शुरू की थी? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद में बात की जाए किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था वो कितना था? 335 से कितना था? 335 से 75 था ईस्वी, ठीक है। ये सभी ईस्वी है, ये इसको एडी बोलते हैं, ठीक है। 335 से 375 था। तो इनको जो भारत का नेपोलियन कहा गया था। बाकी इन्होंने किसी भी तरीके की कोई उपाधि धारण की नहीं की थी। बस कविराज इनको कहा गया था, क्योंकि ये जो है वीणा बजाते हुए मिले थे अपने सिक्कों में, तो इनको कविराज की उपाधि दी गई थी बस। बात की चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी स्टूडेंट? चंद्रगुप्त द्वितीय को मैं सेकंड ले देती हूँ यहाँ पे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? मैंने आपको बताया, दोबारा बता देती हूँ।
परम भागवत उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। इसके साथ साथ कौन सी उपाधि धारण की थी? देवराज। उसके बाद में कौन सी? देवराज देवगुप्त। और क्या था? देवश्री। ठीक है, तो ये सभी, और इनको ने एकराट भी उपाधि धारण की थी। एकराट, जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता है उसको बोलते हैं एकराट। ठीक है, एकराट। तो देखिए एक बार दोबारा देख लेंगे। मैंने आपको बताया श्री गुप्त को जो है क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, जिनका शासनकाल 200 कब से था स्टूडेंट? 240 से 280 था ईस्वी में। घटोत्कच इनके क्या थे? पुत्र थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की जो है उपाधि धारण की। वहीं बात की जाए चंद्रगुप्त प्रथम की, जो कि श्रीगुप्त के जो क्या थे स्टूडेंट? पोते थे। और इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। अपने पिता के जैसे ही उन्होंने महाराज, तो इन्होंने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के काल की बात की जाए तो 319 से 335 चंद्रगुप्त प्रथम का काल है। वहीं बात की समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 इनका शासनकाल, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की। बात किया समुद्रगुप्त के पुत्र जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो इसमें से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए कौन कौन सी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पहले कौन सी? परम भागवत और विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, देवश्री और एक राट नाम की कई सारी उपाधियाँ धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे बात की गई थी किसके? अश्वमेध यज्ञ। 4 अश्वमेध यज्ञ हमने पढ़े थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या करवाया था? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने भाई क्यों करवाए थे? कि उन्होंने क्या करा था? बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। और ये जो थे बृहदर्थ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। तो इनकी हत्या जो किसने कर दी थी? इनकी हत्या इनके ही सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इससे पहले उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या स्टूडेंट? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ जो थे, 4 अश्वमेध यज्ञ की यदि बात की जाए तो किसने करवाया था? 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवा? 4 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला जो पुरोहित था उसका नाम क्या था स्टूडेंट? बताइए, उसका नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था स्टूडेंट? पतंजलि ने क्या किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के कहने पर। और ये उस टाइम के क्या थे? पुरोहित थे। और जो है बृहदर्थ जो था उसकी हत्या की थी इन्होंने। एक बार दोबारा समझ लेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या करवाया? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और बृहदर्थ जो था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी थी इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने बताया थे पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध करवाए थे। तो जिस पुरोहित से करवाए थे, पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। क्या स्टूडेंट? महाभाष्य। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभाष्य पर टीका किसने लिखा है। महाभाष्य पर टीका किसने लिखा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते करते हम कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए देखिए हिस्ट्री है भाई, कहीं पर से भी कुछ भी टॉपिक हमारे काम का हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ डिस्कस करके। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते क्वेश्चन 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 में क्या कहा गया है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 74, कौन गुप्त शासक नहीं था? क्या लिखा स्टूडेंट? कौन गुप्त शासक नहीं था, यानी कि इसमें से कोई ऐसा शासक है इसके नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है लेकिन वो क्या है, गुप्त शासक नहीं है। तो हमें यहाँ पे गुप्त शासक कौन है उसको फाइंड आउट करना है। कौन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो नहीं पे हम आंसर पे आ जाएंगे 110% राइट आंसर पे। ओके, पहले क्या लिखा हुआ रामगुप्त, बी में लिखा समुद्रगुप्त, सी में लिखा चंद्रगुप्त और डी में लिखा हुआ है देवगुप्त। बात की जाए गुप्त शासक की तो गुप्त शासक पहले हम देखेंगे कौन कौन से गुप्त शासक थे। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक है। बात की जाए चंद्रगुप्त की तो चंद्रगुप्त जी कैसा है, गुप्तकालीन शासक है। बात की जाए रामगुप्त की तो रामगुप्त भी क्या है, गुप्तकालीन शासक है। लेकिन बात की जाए किसकी, जो इसमें से नहीं पूछा गया है तो वो कौन है, नहीं जो है इसका राइट आंसर क्या है 74 का डी। 74 का जो है डी क्या है राइट आंसर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि गुप्तकालीन शासक देवगुप्त नहीं है। 74 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। 74 की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा? गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद मगध और मालवा में नवीन गुप्त वंश का जो है उदय हुआ। चक्रवर्ती गुप्त राजवंश से पृथक करने के लिए इस वंश को परवर्ती अथवा उत्तर गुप्त वंश, जिसको कहा जाता है लेटर गुप्त डायनेस्टी कहा जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 510 से 525 ईस्वी माना जाता है। अफसर लेख में उसे असंख्य शत्रुओं का विजेता तथा अच्छे वंश का कहा गया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चक्रवर्ती गुप्त की, ठीक है। देवगुप्त इसी परवर्ती गुप्त वंश से संबंधित शासक था। मधुबन तथा बांसखेड़ा लेखों में देवगुप्त का उल्लेख मिलता है, जबकि विकल्प में दिए गए रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और चक्रवर्ती राजवंश से संबंधित हैं लेकिन देवगुप्त संबंधित नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी होगा। ओके, तो 74 के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन 75 पर। देखिए 75 में क्या कहा गया है? 75 में कहा गया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, क्या कहा गया है? हर्षवर्धन के शासनकाल में, देखिए बार, हर्षवर्धन के शासनकाल में शासन में सत्ता का केंद्र कौन सा था? पहले का लिखा कन्नौज, बी में लिखा हुआ थानेश्वर और सी में लिखा हुआ है प्रयाग और डी में क्या है वाराणसी। इसका नाम था बनारस, काशी, वाराणसी, ठीक है। देखिए तो हर्षवर्धन के शासनकाल का सबसे केंद्र जो था, सत्ता का केंद्र जो था, सेंटर जो था वो क्या था? आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर है वो है कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र जो है वो क्या है? कन्नौज, और जो कि यूपी का क्या है? पूर्वी एरिया है, ठीक है, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 75 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 75 में क्या कहा गया है, एक बार देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था 75 के बारे में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सत्ता का केंद्र था, वो जो स्थान था उसका नाम यहाँ पर पूछा गया था। तो इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या था, एक बार देख लेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो वो कौन सा था स्टूडेंट? कन्नौज। क्या था स्टूडेंट? कन्नौज, जो कि यूपी के पूर्वी एरिया में पड़ता है, ठीक है। यूपी के पूर्वी एरिया में क्या पड़ता है? कन्नौज, और कन्नौज में ही हर्षवर्धन के शासनकाल की सत्ता का केंद्र था। ओके, 75 के बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखिए 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 76 तो यहाँ पे क्या दी हुई, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई, तो एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को भी हम समझते चलेंगे साथ के साथ। कन्नौज के बारे में, कन्नौज का जो इत्र है बहुत मतलब मशहूर है, वहाँ पे फूलों की खेती की जाती है स्टूडेंट वर्तमान समय में। और कन्नौज का इत्र है वो हमारे ही प्रदेश या फिर देश के हैं, इंडिया में ही नहीं भारत के अलावा भी जो अन्य देशों में जाया जाता है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री में भी जाता है कन्नौज का इत्र। कन्नौज की महत्ता जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी में बढ़ी, ठीक है। पहले यह मुखरी वंश की राजधानी थी, कहाँ की? मुखरी वंश की राजधानी थी। तथा फिर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ओके, इस समय कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। जिस तरीके से हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मौर्य ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी, किस कहाँ बनाई थी? बनाई थी पाटलिपुत्र में।
वही मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र और उज्जैन 2 जगह पर बनाई थी। तो पाटलिपुत्र जो है इतिहास उठा के देखा जाए तो पाटलिपुत्र अपने ज़माने की बहुत अच्छी जगह रही, यहाँ पर लोगों ने जो है ज़्यादातर अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाया। और बात की जाए पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र स्टूडेंट कहाँ पे शामिल है, कौन से एरिया में है, तो ये पाटलिपुत्र जो है कहाँ पड़ता है, पटना में। कहाँ पे स्टूडेंट, पटना बिहार में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र का स्थान जो है कन्नौज ने ग्रहण कर लिया था, कब, 7वीं शताब्दी में, जब किसका टाइम था स्टूडेंट, हर्षवर्धन का। ओके, यह महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया था, कौन सी जगह, कन्नौज। ओके, इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है, पुराणों के अनुसार इस नगर यानी कि कन्नौज की जो स्थापना की थी पुरुरवा के पुत्र अमावसु के द्वारा की गई थी। पुरुरवा के पुत्र अमावसु के द्वारा की गई थी। इसका एक नाम महोदय नगर भी है। कन्नौज का दूसरा नाम क्या है, महोदय नगर भी है। हेनसांग ने इस नगर के ऐश्वर्य का जो है वर्णन किया है। हेनसांग ने जो है क्या किया है, हेनसांग ने कन्नौज के ऐश्वर्य की वर्णन किया है। और इनकी एक रचना जो थी वो क्या है, सांग सूकी करके कुछ, सांग सूकी, देखिए एक बार, सांग सूकी समथिंग करके कुछ नाम है, सांग सूकी करके कुछ है, तो उनकी रचना का नाम है सांग सूकी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार कन्नौज के बारे में, जो कि कन्नौज कहाँ है स्टूडेंट, उत्तरी भारत का एरिया है, जहाँ पर राजधानी बनाई किसने, हर्षवर्धन ने। कन्नौज की जो महत्ता है 7वीं शताब्दी ईस्वी में बढ़ने लगी और मुखरी वंश की राजधानी रही, कौन, कन्नौज। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में यानी कन्नौज में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कन्नौज को जो अपनी राजधानी बनाया। इस समय कन्नौज ने जो है पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। जिस तरह से पाटलिपुत्र मौर्य के बाद गुप्तों ने अपनी कैपिटल बनाई, उस तरीके से कन्नौज ने जो है अपना स्थान बना लिया था पाटलिपुत्र के समान। यह जो है महत्वपूर्ण और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, क्या, कन्नौज। पुराणों के अनुसार नगर जो है ये कन्नौज, इसकी स्थापना पुरुरवा के पुत्र अमावसु के द्वारा की गई थी। जिस तरीके से कनिष्क ने किसकी, वो सॉरी, कल्हड़ में क्या लिखा, कश्मीर का सारा वर्णन लिखा, हमने पढ़ा था। और कल्हड़ जो है राष्ट्रंगिणी, कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक वो लिखी थी, राष्ट्रंगिणी लिखी थी, है ना। तो राष्ट्रंगिणी में संपूर्ण और क्या बोलते कश्मीर का जिक्र है। उस तरीके से पुरुरवा के द्वारा क्या क्या बसाया गया है, कन्नौज। कन्नौज की स्थापना जो है पुरुरवा के पुत्र ने की है। इसका कन्नौज का दूसरा नाम जो था महोदय नगर भी था। वहीं हेनसांग ने जो है कन्नौज के ऐश्वर्य का भी वर्णन किया है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। पहला क्या लिखा हुआ, यहाँ पे हर्ष के बारे में पूछा कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। पहले लिखा हुआ विक्रमशिला, बी में लिखा हुआ तक्षशिला, सी में लिखा हुआ मगध और डी में लिखा हुआ है नालंदा। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, डी में लिखा हुआ नालंदा। बात किया क्वेश्चन नंबर 76 के राइट आंसर की, तो देखिए 76 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स्टूडेंट, नालंदा। क्या स्टूडेंट, नालंदा। ठीक है, हर्ष का जो संबंध है वो नालंदा से है। वहीं तक्षशिला का संबंध जो है वो किससे है, चाणक्य से। चाणक्य जो थे तक्षशिला के क्या थे, आचार्य थे। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर क्या है, डी है, यानी कि नालंदा। हर्ष ने नालंदा को संरक्षण प्रदान किया था। एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं एक बार, देखिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। और ये क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री में पूछा गया, बात कर लीजिए टीजीटी या पीजीटी की, तो कुमारगुप्त के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके समय में हुई, तो किसके समय में हुई थी स्टूडेंट, कुमारगुप्त के समय में हुई थी। हेनसांग ने इस विश्वविद्यालय को विस्तृत विवरण दिया। हेनसांग के समय यहाँ के जो प्राचार्य जो थे, जो टीचर जो थे, वो क्या थे, शीलभद्र थे। कौन थे स्टूडेंट, शीलभद्र थे। ठीक है,
हेनसांग के अनुसार यहाँ करीब, जैसे कि चाणक्य जो थे, चाणक्य ने जो टीचर थे वहाँ पर, कहाँ पर स्टूडेंट, तक्षशिला में टीचर थे वो, ठीक है, वहीं पढ़े और वहीं पर वो टीचर लग गए थे। हेनसांग के अनुसार यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त किया करते थे, कहाँ पर, तक्षशिला में। यहाँ चिकित्सा शास्त्र की जो शिक्षा जो थी वो कैसी थी, कंपलसरी थी, अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त महायान बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने 100 गाँवों को नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया था। 671 और 72 में आए एक अन्य चीनी यात्री जिनका नाम था इत सिंह। क्या नाम था? चीनी यात्री का नाम था इत सिंह, जो कब 671 से 72 में आए थे। हर्ष के मुताबिक, उनके अनुसार हर्ष ने 200 गायों को जो है 200 गाँवों को इसके खर्च के लिए दे दिया था। यानी कि गांव से मिलने वाला जितना भी टैक्स जो था, भूमि टैक्स की बात की जाए तो उस तरह के टैक्स को जो कहाँ लगाया जाता था स्टूडेंट, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। क्योंकि जब पैसा विश्वविद्यालय में लगेगा तो उससे जनता क्या होगी, एजुकेटेड होगी, ठीक है। जब वो एजुकेटेड हो पाएगी तो एजुकेटेड जब हो पाएगी जनता, जब पढ़ी लिखी हो पाएगी तो अपने अधिकारों को जान पाएगी, अच्छे बुरे को अच्छी तरीके से सही तरीके से माप तौल करके उसको परख पाएगी क्या सही क्या गलत है, ठीक है, और उससे बुद्धि का विकास भी होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने स्टूडेंट संरक्षण प्रदान किया था, विशेष संरक्षण तो हर्ष ने किया था। और कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पे बात की गई तक्षशिला की, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त के समय में हुई थी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 76 की एक्सप्लेनेशन। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के द्वारा हुई, ठीक है, कुमारगुप्त के समय में हुई। हेनसांग ने विश्वविद्यालयों को विस्तृत विवरण दिया। हेनसांग के समय यहाँ के जो प्राचार्य थे वो कौन थे, शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी जो है एजुकेशन लिया करते थे। चिकित्सा शास्त्र जो था स्टूडेंट, उसकी जो एजुकेशन थी सभी बच्चों को लेना कंपलसरी था। इसके अतिरिक्त महायान बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के अनुसार 100 गाँव को नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया गया था। यानी कि 100 गांव ऐसे बनाए गए थे जहां से मिलने वाले खर्च को नालंदा विश्वविद्यालय के चलाए जाने का क्या था, जो गांव से पैसा मिलता था टैक्स के रूप में, वो नालंदा विश्वविद्यालय में खर्च किया जाता था। 671 से 72 में आए एक अन्य चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार हर्ष ने 200 गाँव को इसके खर्च के लिए दिया था, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर जो था हमारा क्या था स्टूडेंट, डी, यानी कि नालंदा। मैंने तक्षशिला क्यों लगा दिया भाई, नालंदा इसका राइट आंसर है, ठीक है। हर्ष ने किसी विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रदान किया था तो नालंदा को किया था, ठीक है। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यह मेला जो है कहाँ पर स्थित था, इस मेले के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित था जो हर्षवर्धन ने 5 वर्ष में लगाया था। पहला क्या लिखा हुआ, थानेश्वर, बी में लिखा हुआ कन्नौज, सी में लिखा हुआ प्रयाग, और डी में क्या लिखा हुआ, बनारस। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, बनारस। तो 77 के राइट आंसर की यदि बात किया तो 77 का राइट आंसर जो है, जो 5 वर्ष में हर एक 5 वर्ष में जो है ये मेला लगा करता था। इस मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, हर्षवर्धन के समय में हुआ था, पहली चीज़ ये है। तो कहाँ हुआ करता था, तो मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, प्रयाग। क्या स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 77 का राइट आंसर होगा प्रयाग। एक बार एक्सप्लेनेशन के भी द्वारा समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए, अन्य धर्मों से महायान की क्योंकि वो महायान को मानने वाले थे, मैंने बताया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी तो उसके टाइम में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में तो ये जो हीनयान महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो जो हर्ष जो थे वो महायान को मानने वाले थे। उन्होंने महायान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए कन्नौज में विभिन्न धर्मों संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में करीब 20 देशों के जो है राजा अपने देशों
के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम यानी कि यहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं, एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे क्या कहा गया, महामोक्ष परिषद कहा गया। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा जो थे सम्मिलित थे। ठीक है, एक बार दोबारा से इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे हम। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में जो है क्या करा, विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के मुताबिक करीब 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए कन्नौज में। इस सभा की अध्यक्षता जो है हेनसांग ने की। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे क्या कहा गया, महामोक्ष परिषद कहा गया। अभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महामोक्ष परिषद जो है इसका आयोजन किसने किया, कहाँ किया, कितने वर्ष के अंतराल में होता था। तो 5वें वर्ष के अंतराल में होता था। और कहाँ किया जाता था, तो कहाँ किया गया था, कन्नौज में। किसके द्वारा, तो हर्ष के द्वारा। ठीक है, हेनसांग स्वयं छठे समारोह में जो है उपस्थित था। 18 देशों के राजा जो है कन्नौज में सम्मिलित हुए थे। अपनी जो उस टाइम पर किसने बुलाया था, उन राजाओं को हर्ष के दिन ने बुलाया था। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, महायान। ठीक है, महायान तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जब क्या होती चतुर्थ बौद्ध संगीति, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति स्टूडेंट हुई थी तब क्या हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो हमने बताया था आपको, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और कश्मीर कुंडलवन में हुई थी तो किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी, है ना। और क्या था, वसुमित्र जो था इसका अध्यक्ष था। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष जो था वो कौन था स्टूडेंट, वसुमित्र क्या था, इसका अध्यक्ष था। और जो राजा था, जो शासक था, किसके शासक में हुआ, किसके शासनकाल के समय हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के समय वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, लिखा हुआ है ना, कनिष्क के शासक, कनिष्क जो था उसके टाइम पीरियड में हुई थी बौद्ध संगीति। और अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र। और कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसी समय जो बौद्ध धर्म था, एक तो हीनयान, क्या स्टूडेंट, हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में जो है विभक्त हो गया। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में जो है विभक्त हो गया, क्या, बौद्ध धर्म। एक बार और देख लेंगे स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था किसके बारे में, कि महायान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में क्या करा था, अनेक संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलाई थी कन्नौज में। तो ये क्या थे, जो हर्ष जो थे वो महायान को मानने वाले थे। किसको, महायान को मानने वाले थे हर्ष। ठीक है, तो एक बार देख लेते। मैंने आपको बताया चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी, कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, इसके साथ कनिष्क उस समय क्या थे, शासक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी, ये पूछा जाता है, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और प्रथम जो बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु और महाकश्यप के समय में हुई थी। महाकश्यप क्या था, महाकश्यप जो था वो थे अध्यक्ष। और मैंने आपको बताया अजातशत्रु जो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति।
प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी स्टूडेंट, वो हुई थी सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पे? सप्तकर्णी गुफा में भी गुफा में हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो देखिए वसुमित्र जो था कि उस टाइम का अध्यक्ष था जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, पहला हीनयान और द्वितीय महायान। ठीक है, तो हर्ष थे महायान के मानने वाले थे। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन में पढ़ेंगे 78 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 ओके, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या लिखा हो? हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की? क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? हर्ष के काल में भारत की जो है यात्रा किसने की? हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की? तो एक बार हम क्या करेंगे, ऑप्शन को भी समझ लेंगे। ऑप्शन इसमें क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके आंसर को टिक करेंगे। ओके, पहला क्या लिखा हुआ है? हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की? तो पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? हेनसांग। पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? हेनसांग। हेनसांग। बी में क्या लिखा हुआ? फाहयान। सी में क्या लिखा हुआ? अलबरूनी। और डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? मैगनीज। तो बात की जाए हर्ष के काल में भारत कौन यात्री आया था, तो उसके राइट आंसर की यदि बात की जाए तो था कौन? हेनसांग। हेनसांग जो था हर्ष के शासनकाल में आया था। ह से हेनसांग और ह से हर्ष। आपको कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी है। ह से हर्ष और ह से हेनसांग। ठीक है, और बात की चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो मैंने क्या बताया था आपको? फाहयान। फाहयान जो था किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। ठीक है, और हेनसांग जो था किसके टाइम में आया था? हर्ष के टाइम में। ह से हेनसांग, ह से हर्ष और चंद्रगुप्त द्वितीय फाहयान को टिक करेंगे। ओके, तो ये क्या थे? चीनी यात्री थे दोनों, और ये चंद्रगुप्त फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, हेनसांग हर्ष के टाइम में आया था। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेंगे, 78 की एक्सप्लेनेशन को भी। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री, क्या स्टूडेंट? चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन किए। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की थी। ठीक है, वो यहाँ पर क्या किस लिए आया था कि बौद्धिज्म उसको इतना अट्रैक्टिव धर्म लगा जिसके कारण वो इंडिया में आया था। कौन? हेनसांग। ठीक है, उन दिनों भारत सुलभ थे, उन दिनों में भारत में सुलभ थे। यहाँ पे ये क्यों आया था? क्योंकि वो उसको क्या करना था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। तो उस टाइम पर बौद्ध ग्रंथ जो थे वहाँ पे आसानी से मिल जाया करते थे इंडिया में। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया, यानी कि 629 में वो इंडिया में आ गया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सी यू की नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो पूछा जाता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है कि हेनसांग के द्वारा लिखी गई रचना कौन थी? तो वो रचना क्या थी? सी यू की। क्या स्टूडेंट? सी यू की रचना थी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा जो थी महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों आसानी से भारत में सुलभ हुआ करते थे ग्रंथ। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया, यानी कि 629 में जो है हेनसांग जो है भारत आ चुका था, भारत में एंट्री कर ली थी। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा गया सी यू की। क्या रखा गया? सी यू की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पर, उसके बाद में हमारे पास बचता है आज का लास्ट क्वेश्चन। 79 में देखिए क्या लिखा है? हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन को जो है, हर्ष और हर्षवर्धन एक ही है। ओके, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? देखते हैं एक बार। पहले क्या लिखा हुआ? शशांक। बी में क्या लिखा हुआ? रामपाल। सी में लिखा हुआ पुलकेशियन और डी में लिखा हुआ है प्रवरसेन। 79 की यदि राइट आंसर की बात की जाए
तो जब कन्नौज का साम्राज्य कैसे अंत हुआ, कैसे हर्षवर्धन को हराया गया, तो यहाँ पे किसके द्वारा हराया गया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 79 के राइट आंसर की, तो हर्षवर्धन को जो हराया था, किसने हराया था स्टूडेंट, बताइए किसने हराया था, तो वो थे पुलकेशियन। क्या थे स्टूडेंट, पुलकेशियन ने जो है हर्षवर्धन को क्या करा था, हरा दिया था, पराजित कर दिया था। एक बार एक्सप्लेनेशन पे देख लेंगे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशियन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था, उत्तर भारत की ओर अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध जो है असंभव अवश्य भावी हो गया, यानी कि संभावना हो गई पूरी, अवश्य भावी हो गया। फलत नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशियन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है, हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा जो है नर्मदा तक पहुंच गई, नर्मदा नदी तक। इधर पुलकेशियन द्वितीय भी उत्तर भारत यानी यूपी का जो उत्तरी एरिया है की और राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध जो है अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, यानी ज़रूरी हो गया। ठीक है, फलत नर्मदा के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया, हरा दिया। पुलकेशियन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं, यानी कि हेनसांग की जो पुस्तक जिसका नाम था CU की, उसके अंदर लिखा हुआ है इस युद्ध के बारे में। वहीं ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, क्या स्टूडेंट, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में जो पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ उसके विषय में लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर, जो आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर होगा, सॉरी 80, 79 के अंदर 80 आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को, अंतिम कहिए लीजिए।